Hi, this is Advocate Raina. I became a lawyer in 2007 and thereafter practiced in the Punjab and Haryana High Court for 2 years. After that, to explore global horizons, I took admission in America in my LLM course and completed my LLM and came back to India in 2011. तब से मैं हाई कोर्ट में ही इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर रही हूँ. ड्यूरिंग प्रैक्टिस काफ़ी सारे मैटर्स आए मेरे, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स पर मेरा झुकाव हमेशा से टुवर्ड्स विमेन ओरिएंटेड मैटर्स था. आज मैं आईपीसी जो अब चेंज होके भारतीय न्याय संहिता बन चुकी है उसका सेक्सुअल ऑफेंसेस के विंग पे थोड़ा डिस्कशन करूंगी, विच इज़ चैप्टर 5. इसमें पहला जो सेक्शन है, जो पहले 375 होता था, अब सेक्शन 63 है. उसका पहला सेक्शन दैट इज 63 विच इज़ रेप, उस पर डिस्कशन करेंगे. रेप के काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ABCD, और उसके बाद कई सारे सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें रेप होता है. तो फर्स्ट वन इज, अ मैन इज सेड टू कमिट रेप इफ he penetrates his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra or anus of a woman, inserts to any extent any object, manipulates any part of the body of the woman, applies his mouth to the vagina, etc. ये सारे circumstances हैं. उसके बाद मेन आती है चीज़, अंडर द circumstances falling under any of the following 7 descriptions. 7 descriptions दी गई हैं जिसमें कि रेप डिटेक्ट होता है. नंबर 1 इज अगेंस्ट हर विल, उसकी डिज़ायर नहीं थी सेक्सुअल एक्ट की. नंबर 2, विदाउट हर कंसेंट, मतलब उसकी मंजूरी नहीं थी उस चीज़ के लिए, परमिशन नहीं थी. थर्ड, विद हर कंसेंट. अब ये थोड़ा ध्यान से सुनने वाली बात है. विद हर कंसेंट मतलब उसका कंसेंट था लेकिन फिर भी वो रेप माना जाता है. आई विल रीड इट फॉर यू. विद हर कंसेंट व्हेन हर कंसेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर और एनी पर्सन इन whom शी इज इंटरेस्टेड इन फियर ऑफ डेथ और हर्ट. इसका ये मतलब है कि जो सेक्सुअल एक्ट कर रहा है वो उसको धमकाता है कि अगर ये एक्ट नहीं होगा तो मैं तुम्हारे भाई को नुकसान पहुंचाऊंगा, तुम्हारी फैमिली मेंबर को, तुम्हें जान से मारने की धमकी दूंगा. तो इस फियर में जो होता है दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड रेप. फोर्थ वन इज विद हर कंसेंट व्हेन द मैन नोज दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married. इसका ये मतलब है, फॉर एग्जाम्पल लड़की हिंदू है और लड़का मुस्लिम है. लड़की को ये बताया जाता है कि हमारी मैरिज हो रही है और ये लॉफुल मैरिज है और उसके बाद उनका इंटरकोर्स होता है, लेकिन असल में वो मैरिज बिल्कुल वॉइड है बिकॉज लड़का मुस्लिम है तो वो मैरिज वैलिड हो नहीं सकती. सो दिस इज फेक बिलीफ. वो सोचती है उसका हस्बैंड है बट वो एक्चुअल में उसका हस्बैंड नहीं है और दे आर नॉट लॉफुली मैरिड. दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड रेप. विद हर कंसेंट व्हेन एट द टाइम ऑफ गिविंग सच कंसेंट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन और द एडमिनिस्ट्रेशन बाय हिम पर्सनली और थ्रू अनदर ऑफ एनी स्टुपेफाइंग और अनहोलसम सब्सटेंस, शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट टू विच शी इज गिविंग कंसेंट. मतलब अगर उसको इंटॉक्सिकेट किया गया, कोई ऐसी सब्सटेंस पर जिससे उसको नशा हुआ है या और कोई ड्रग दिया गया है, इन केसेस में उसका कंसेंट हमें मिल तो जाता है पर वो कंसेंट वैलिड नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड रेप. सेवेंथ है व्हेन शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट. अगर वो छोटी है या वो बोल नहीं सकती, अपना कंसेंट कम्युनिकेट नहीं कर सकती, तो उन केसेस में भी ये रेप होता है. फिर इस सेक्शन में 2 बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस बताई गई हैं. एक्सप्लेनेशन 1 इज, For the purposes of this section, vagina shall also include labia majora. ये थोड़ी मेडिकल टर्म है. वजाइना के अलावा labia majora एक चीज़ होती है, that is also included when we have to consider whether it's rape or no, जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है. कंसेंट की डेफिनेशन बताइए. कंसेंट मीन्स एन अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट when the woman by words, gestures or any form of verbal or non-verbal communication communicates willingness to participate in the specific act. जो कंसेंट है बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए. वर्ड्स जेस्चर्स से पूरा उसको पहले हम जज करेंगे फिर वो कंसेंट होगा. अब इसका प्रोविसो है, प्रोवाइडेड दैट अ वुमन हु डज नॉट फिजिकली रेजिस्ट टू द एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन शैल नॉट बाय द रीजन ओनली ऑफ दैट फैक्ट बी रिगार्डेड एज कंसेंटिंग टू द सेक्सुअल एक्टिविटी. इसका ये मतलब है कि अगर उसने
जोर से धक्का नहीं दिया या उसने किसी तरह रेजिस्ट नहीं किया, दैट डजंट मीन कि वो चाहती है सेक्सुअल एक्ट का, उस केस में भी वो रेप ही माना जाएगा। दो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस है इस सेक्शन के, जिन केसेस में रेप नहीं माना जाता, जबकि वो ABCD इंग्रेडिएंट्स होते हैं पर फिर भी रेप नहीं होता। पहला केस है मेडिकल प्रोसीजर। किसी मेडिकल प्रोसीजर में अगर वजाइना या उनके सेक्सुअल पार्ट को पेनिट्रेट करना पड़े, दैट इज नॉट रेप बिकॉज दे हैव टू परफॉर्म दैट, द डॉक्टर हैज टू डू द नीडफुल। सेकेंड केस में जो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, दैट इज मैरिटल रेप। उसमें एक्सेप्शन है, पुराने एक्ट जो हमारा IPC था उसमें सेक्शन 375 में एक्सेप्शन नंबर 2 था, जिसमें बोला गया था कि जो भी लड़की 15 साल से नीचे है, उस केस में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और अगर वो ऑब्जेक्ट करती है तो उसको रेप माना जाएगा। पर 15 साल से ऊपर कोई मैरिड लड़की जो होती है, उसमें हर केस में इवन इफ शी इज विलिंग और शी इज नॉट विलिंग, इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज नॉट अ रेप, बिकॉज हस्बैंड को एक अथॉरिटी मिल जाती है मैरिज में कि वो कुछ भी कर सकता है। अब जो नया एक्ट है, जो भारतीय न्याय संहिता है, इसके अंदर एक चेंज आया है। जो 15 साल की एज थी वो 18 साल बन चुकी है। मतलब इसका ये है कि 18 साल से नीचे कोई लड़की, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर होता है तो उसको रेप माना जाएगा। पर एक मैरिज में, वैलिड मैरिज में, अगर वो 18 साल से ऊपर है और वो बिना कंसेंट के आदमी रेप करता है और वो सोचती है कि मेरी कंसेंट नहीं है, इन दैट केस इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज रेप। इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की बात है, आगे मैं डिस्कस करूँगी। बट इन केसेस में 18 ईयर से ऊपर अगर वो मैरिटल रेप नहीं कंसिडर करते उस चीज़ को, तो ये बहुत बड़ा एक, आप कह लो, डिसएडवांटेज है फॉर द वुमन, बिकॉज समटाइम्स इन अ मैरिज ऑल्सो वुमन डज नॉट वांट टू कंसेंट टू द सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब अगले चैप्टर में सेक्शन 64, जो पहले 376 होता था, आई विल एक्सप्लेन दैट। उसमें पनिशमेंट्स बताई हैं, किस केस में कितनी पनिशमेंट है। सो थैंक यू फॉर नाउ।